जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सुबह खुद एक्स पर इसका ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने इसे अपने जीवन का बेहद भावुक क्षण भी बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि भारत के विकास में उनके दौर के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक लाल कृष्ण आडवाणी का योगदान अविस्मरणीय है। उनका सफर जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का रहा है। उन्होंने गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई और उनकी संसदीय यात्रा अनुकरणीय और समृद्ध नजरिए से भरी हुई है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने राष्ट्र की एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में जो अद्वितीय प्रयास किए हैं, उनके लिए उनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी को बधाई देते हुए कहा कि मोदी ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने का उनको अनगिनत अवसर मिले। मोदी ने सबसे लंबे समय तक भाजपा के अध्यक्ष रहे लाल कृष्ण आडवाणी से बातचीत करके कल उनको बधाई भी दी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा है, आडवाणी आजीवन निस्वार्थ भाव से देश और देशवासियों की सेवा के प्रति समर्पित रहे। श्री लाल कृष्ण आडवाणी 50वें भारतीय होंगे जिन्हें यह सम्मान मिलेगा। 3 भाजपा नेताओं को अब तक देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हो चुका है। कल इस घोषणा के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि यह मेरे आदर्शों एवं सिद्धांतों का सम्मान है। उन्होंने कहा, यह न केवल उनका बल्कि उनके सिद्धांतों का सम्मान है और जिसका पालन करने का उन्होंने हमेशा जीवन में प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होने के बाद से जीवन में जो भी जिम्मेदारी मिली उसे निभाते हुए अपने प्रिय देश को समर्पित और निस्वार्थ सेवा करने से ही मुझे खुशी मिली है। उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 के लिए कल यानी कि सोमवार को विधानमंडल में पेश किया जाएगा। इसका आकार करीब 7.70 लाख करोड़ का होने का अनुमान जताया जा रहा है। कल बजट में लोकसभा चुनाव की भी झलक देखने को मिल सकती है। 3 से 4 नए औद्योगिक गलियारे बनाने तथा लखनऊ मेट्रो के विकास के लिए भी सरकार इसमें बजट की घोषणा कर सकती है। आज मौसम ने करवट ली है और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम फिर एक बार बदला है। कल रात से ही लखनऊ समेत 52 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने और वज्रपात की भी चेतावनी कुछ जिलों के लिए दी है। ओला भी गिरने का अनुमान जताया जा रहा है। कल लखनऊ में बादलों की आवाजाही और हरदोई में भी रात से ही हल्की बारिश शुरू हो गई। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम पारा करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई है और यह 7 फरवरी से फिर मौसम साफ हो जाएगा और संभावना व्यक्त की जा रही है कि फिर धूप निकलेगी और 15 फरवरी के बाद सर्दी का असर कम होने का अनुमान जताया जा रहा है। कल हरदोई में निराश्रित पशु संरक्षण में लापरवाही पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और इस बैठक में उन्होंने कहा कि पशु संरक्षण में लापरवाही पर जिम्मेदारों को अकाउंटेबल बनाया जाएगा। 10,000 से अधिक बेसहारा पशुओं के संरक्षण के बाद भी उन्होंने कहा कि सड़कों और खेतों में पशु दिख रहे हैं। उन्होंने इस पर काफ़ी नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि निर्देश भी दिए
कि निजी पशुओं को छोड़ने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और उन्होंने कहा कि बेसहारा पशुओं की समस्या के स्थायी निवारण के लिए प्रत्येक बुधवार विकासखंड कार्यालय पर किसानों के साथ बैठक भी की जाए और प्राप्त समस्याओं को एक रजिस्टर पर दर्ज किया जाए। निर्माणाधीन पशु आश्रय स्थलों का निर्माण कार्य व नए पशु आश्रय के लिए भूमि चिन्हीकरण का कार्य जल्द पूरा कराया जाए। आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त टीन शेड भी बनाए जाने के उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने पंचायती राज विभाग के जिम्मेदारों को पशु संरक्षण पर व्यय की गई धनराशि का तत्काल भुगतान करने को भी कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि भुगतान में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जिलाधिकारी के निराश्रित पशु संरक्षण की समीक्षा बैठक में इतने कड़े निर्देश दिए जाने के बावजूद भी निराश्रित पशु किसानों के लिए एक मुश्किल बने हुए हैं और ब्लॉक लेवल के जिम्मेदार अधिकारी इनको नज़रअंदाज करे हुए हैं। खेतों में छुट्टा जानवर किसानों को रात भर जगा रहे हैं और किसान अपनी गेहूं और रबी की फसल को बचाने के लिए रात में खेतों पे पड़े रहते हैं, लेकिन न पशु पकड़े जा रहे हैं ब्लॉकों द्वारा और न उन्हें ब्लॉक द्वारा जो गौ आश्रय स्थल बनाए गए हैं वहां तक पहुंचाया जा रहा है। बल्कि कुछ गौ आश्रय स्थल तो ऐसे हैं जहां पर कि किसान अपने आप अगर बेसहारा पशुओं को ले जा करके वहां तक पहुंचाते हैं तो कुछ ही देर बाद वहां के जिम्मेदार उनको छोड़ देते हैं। इसमें से एक हरदोई से कुछ ही दूर पर स्थित लखनऊ रोड पर नए गांव गापी पशु आश्रय स्थल है, जहां पर पशुओं को, आवारा पशुओं को जो किसान ले जाते हैं उनको कुछ ही घंटों बाद छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से हरदोई के लगे हुए ग्राम बहर में भी एक पशु आश्रय स्थल है, लेकिन वहां पर जानवर ले जाने से पहले ही रास्ते में किसान उसको रोक लेते हैं कि ये पशु आश्रय स्थल पर ले जाने के बाद जानवर छोड़ दिए जाते हैं और इससे वहां के स्थानीय गांव के किसानों को लिए ये मुसीबत बनते हैं। लेकिन इस ओर जिम्मेदार आंखें मूंदे हुए हैं। इतना ही नहीं, हरदोई जिले में कुत्तों और बंदरों का भी बहुत बड़ा आतंक इस समय चल रहा है और धरपकड़ को लेकर कोई पहल नहीं की जा रही है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। रोजाना 150 लोग अस्पताल में एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं और सर्दी के मौसम में कुत्ता और बंदर पूरी तरीके से खूंखार हो जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में अभी भी अन्ना मवेशी जो घूमकर फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन्हें पशु आश्रय स्थल में भेजने के लिए यद्यपि निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उनका पूरी तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर कल हरदोई में अपर निदेशक पशुपालन विभाग लखनऊ मंडल के डॉक्टर वीके सिंह की अध्यक्षता में जनपद के समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों, पशुधन प्रसार अधिकारियों और वेटनरी फार्मासिस्ट की बैठक भी की गई। इसमें अपर निदेशक ने निर्देशित किया है कि जनपद में समस्त गौवंशों को स्थायी अस्थायी गौवंश आश्रय स्थलों में ग्राम प्रधान एवं सचिव के सहयोग से संरक्षित कराएं। लेकिन उनके बैठक में दिए गए इन निर्देशों का सिर्फ कागजों पर अनुपालन किया जा रहा है, फील्ड में इसका कोई अनुपालन नहीं किया जा रहा है, न कोई इसको गंभीरता से ले रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गौ आश्रय स्थलों को संचालित करने, आवारा पशुओं को गौवंश आश्रय स्थलों में पहुंचाने के सरकारी कर्मचारियों के दिए गए निर्देश धरातल पर शून्य नजर आ रहे हैं। हरदोई तहसील में कल संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया और संपूर्ण समाधान दिवस में लोगों को कहा गया कि ऐसा प्रयास किया जाए कि लोग बार बार न आए। आमजन की शिकायतों की सुनवाई और उनके निस्तारण के उद्देश्य से होने वाला संपूर्ण समाधान दिवस कल सदर तहसील में हुआ। उसमें 88 शिकायतों को पंजीकृत किया गया, लेकिन सिर्फ 5 का ही निराकरण संभव हो पाया। शिकायतकर्ता समस्या के समाधान की उम्मीद को लेकर के अपनी फरियाद आते हैं और जिस तहसील दिवस में जिलाधिकारी आते हैं वहां तो काफ़ी संख्या में लोग इस उम्मीद के साथ आते हैं कि उनकी समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद कल सदर तहसील में जो समाधान दिवस आयोजित हुआ उसमें अटवा असिगवा निवासी संजय कुमार सिंह ने बताया है कि वो कई बार अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन उनके भूमि की न तो पैमाइश की गई और न ही कब्जा मुक्त कराया गया। वह करीब 12 किलोमीटर का सफ़र करके आते हैं। ऐसी ही शिकायतें कई अन्य किसानों ने भी
समाधान दिवस के बारे में व्यक्त की हैं। यद्यपि जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कड़े निर्देश दिए हैं कि सरकारी एवं गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जों की शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जाए। उन्होंने कानूनगो तथा लेखपालों की क्लास लेते हुए उनको निर्देशित भी किया है कि अवैध भूमि कब्जों एवं अन्य शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पे किया जाए। समाधान दिवस में मौसम ठीक होते ही कल सदर तहसील में काफ़ी संख्या में फरियादी पहुंचे और अधिकतर मामलों में लोगों को आश्वासन ही प्राप्त हुआ। हालांकि जांच और कार्रवाई की कवायद के आदेश जिलाधिकारी स्तर से कई बार दिए गए, लेकिन मौके पर निस्तारण कम हो रहे हैं और राहत कम, आश्वासन ज़्यादा मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी में निर्माता निर्देशक केवल आइडिया लेकर आएंगे और पूरी फिल्म बनाकर वापस जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इंटरनेशनल फिल्म सिटी निर्माताओं को एक सिनेमैटिक एडवेंचर का एहसास कराया जाए। उत्तर प्रदेश के जीवन में बनने वाली इस फिल्म सिटी में अयोध्या, वाराणसी के घाट, हिमाचल के बाजार, कश्मीर की डल झील से लेकर केदारनाथ समेत सारे प्रसिद्ध मंदिर के सेट बनेंगे। फिल्म निर्माताओं को भारत की विभिन्न लोकेशंस में शूटिंग के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें फिल्म सिटी में ही पूरा भारत मिलेगा। तो कश्मीर और हिमाचल के बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर गोवा के प्राकृतिक समुद्र तटों तक और दिल्ली की प्रमुख इमारतों से लेकर केरल की हरियाली तक फिल्म मेकर्स को एक ही स्थान पर भारत की विविधता को कैप्चर करने का अवसर उत्तर प्रदेश के जेवर में मिलेगा। ईडा क्षेत्र में निर्मित होने वाली इस फिल्म सिटी को विकसित करने की जिम्मेदारी बोनी कपूर और भूटानी इंफ्रा के वेंचर वैब्यू प्रोजेक्ट एलएलपी को मिली है। कंपनी ने अपने प्रेजेंटेशन में इस विचार को तरजीह दी है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या और काशी के घाट हों, लखनऊ का इमामबाड़ा हो या झांसी, आगरा समेत अन्य जिलों के महत्वपूर्ण स्थल फिल्म मेकर्स को यहां पर शूटिंग करने के लिए हमेशा से आकर्षित करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार चीनी का उत्पादन 110 लाख टन से ज़्यादा होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने की कमजोर फसल को देखते हुए केंद्र सरकार ने गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाए जाने पर पाबंदी लगाए जाने की वजह से उत्तर प्रदेश में इस बार पिछले पिराई सत्र के मुकाबले एथेनॉल कम बनने की उम्मीद है और शक्कर ज़्यादा बनने की उम्मीद जताई जा रही है। गन्ना आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 120 चीनी मिलों में अब तक 574 लाख टन गन्ने की पिराई करके लगभग 58 लाख टन चीनी का उत्पादन किया जा चुका है और चालू पिराई सत्र में अब तक 14,200 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी किसानों को उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा किया जा चुका है, जो कुल बकाये का 82% है। यानी प्रदेश में इस बार गन्ना किसानों को भुगतान की स्थिति अच्छी हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा चालू पिराई सत्र में गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य 20 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाए जाने के बाद अब चीनी मिलों ने किसानों को अंतर मूल्य की अदायगी भी शुरू कर दी है और हरदोई में डीसीएम श्री राम की हरियाणा, लोनी और रूपापुर चीनी मिलें भी किसानों के इस अंतर का लगातार भुगतान कर रही हैं। हरदोई में 24 नए मार्गों पर रोडवेज की बसें दौड़ेंगी और इन मार्गों पर उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों को संचालित करने की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों को भी रोडवेज बस सेवा से जोड़ने के लिए जिले में 24 नए मार्गों पर बसों का संचालन शुरू होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र के गांवों को जोड़ते हुए आसपास के जिलों को भी जोड़ेंगी। इससे क्षेत्र के बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। हरदोई जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न मार्गों पर अभी भी बसों का संचालन नहीं हो रहा है। इससे यात्रियों को डग्गा मार वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। तो सरकार की ओर से सभी गांवों को रोडवेज बसों से जोड़ने का जो कार्य किया जा रहा है, उसी के अंतर्गत प्रदेश के 1500 ग्रामीण क्षेत्रों के मार्गों पर बसों का संचालन करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसमें हरदोई जिले के 24 मार्ग भी शामिल हैं। तो ये गांव मार्ग के बीच यह मार्ग गांव के बीच से होकर आसपास के जनपदों को भी जोड़ेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को परिवहन की अच्छी सुविधा मिलेगी और आवागमन भी सुलभ होगा। 2 साल से एमआरआई मशीन मेडिकल कॉलेज में नहीं है और इसलिए रोगियों को मेडिकल कॉलेज तो हरदोई में बन गया, लेकिन अभी भी उनको लखनऊ की दौड़ लगानी पड़ रही है और मेडिकल कॉलेज आने वाले लोगों को एमआरआई के लिए लखनऊ जाना पड़ रहा है। जनपद में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास तो 2019 में हो गया था,
सीतापुर रोड स्थित गौरा टांडा गांव में, लेकिन वर्ष 22 के विधानसभा चुनाव से पहले इसका लोकार्पण भी कर दिया गया। जिला अस्पताल और महिला चिकित्सालय को भी मेडिकल कॉलेज के अधीन कर दिया गया। इसके बाद लोगों को उम्मीद जागी थी कि यहाँ आधुनिक मशीनों की स्थापना होगी और मरीजों को बड़ी जांच के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन 2 साल बीतने के बावजूद भी मेडिकल कॉलेज जिस तरीके से यहाँ संचालित है, उससे ऐसा लगता है कि अभी भी व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं उतरी हैं। डिजिटल एक्सरे मशीन लगभग 1 साल से खराब पड़ी हुई है और MRI मशीन लगी ही नहीं है। तो इस तरीके से मरीज अभी भी मेडिकल कॉलेज होने के बाद भी लखनऊ के चक्कर लगाने को मजबूर हो रहे हैं। विद्यार्थियों की समस्याओं का अब निदान करने के लिए समाधान पोर्टल से 15 दिन में समस्या का ऑनलाइन निदान हो सकेगा। मार्कशीट अगर किसी विद्यार्थी की खो गई है, नाम सही कराना है या जन्म तिथि सही नहीं है, इसके लिए कई छात्र छात्राओं को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से बोर्ड कार्यालय तक चक्कर काटने पड़ते हैं। मगर ऑनलाइन समाधान पोर्टल अब घर बैठे 15 दिन में इन समस्याओं का निदान करेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं इस समाधान पोर्टल के बारे में तो आप लिख भी सकते हैं। ये समाधान पोर्टल है samadhan.upmsp.edu.in। इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण का क्लिक करके ईमेल और मोबाइल नंबर के जरिए OTP डालकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद लॉगिन कॉलम में जाकर छात्र या छात्रा को अपनी समस्या रजिस्टर करानी होगी। उसमें किस समस्या के लिए किन प्रपत्रों की जरूरत है, इसकी जानकारी भी पोर्टल उपलब्ध कराएगा और स्टेटस जानने के लिए एक अलग कॉलम भी दिया गया है। हरदोई जिले से लगे हुए तीर्थ स्थल नैमिषारण है और नैमिषारण का विकास हरदोई के विकास से जुड़ा हुआ है। यद्यपि नैमिषारण सीतापुर जिले में आता है, लेकिन पर्यटकों की सुविधाओं के लिए वहां पर 6.12 करोड़ रुपए अब खर्च किए जाएंगे। पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री के अनुसार इस धनराशि से पार्किंग स्थल का निर्माण नैमिषारण में कराया जाएगा। साथ ही साथ सड़क, रसोई घर, दुकानें, पेयजल व शौचालय की सुविधा भी वहां उपलब्ध कराई जाएगी। इस धनराशि में से 2 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं और ये बात कही जा रही है कि नैमिषारण में दूर दूर से पर्यटक आते हैं। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इस स्थान को ध्यान योग के लिए सबसे उत्तम बताया है। प्राचीन काल में करीब 88,000 ऋषि मुनियों ने इस स्थान पर तप व वेद पुराणों की रचना की थी। पौराणिक मान्यता है कि नैमिषारण ब्रह्मा जी के वहाँ जो चक्र है, ब्रह्मा जी के चक्र ने पृथ्वी में एक छेद किया था, जिसके परिणाम स्वरूप जल का एक विशाल भंडार उत्पन्न हुआ था, जिसे चक्र तीर्थ के नाम से नैमिषारण में जाना जाता है। तो नैमिषारण का जिक्र रामायण में भी है और इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ पूरा किया था। यहाँ स्थित वेद व्यास आश्रम भी इसी को लेकर के जाना जाता है। आज विश्व कैंसर दिवस है और विश्व कैंसर दिवस पर आज IMA कैंसर मरीजों के लिए एक निःशुल्क जांच शिविर भी आयोजित कर रहा है धर्मशाला रोड पर। तो यदि कोई हरदोई वासी हैं और वो कैंसर या कैंसर के बारे में जानना चाहते हैं तो वो धर्मशाला रोड स्थित कटियार नर्सिंग होम के पास वहाँ पे पहुँच सकते हैं और कैंसर की समस्याओं का निदान लखनऊ से आ रहे विशेषज्ञ डॉक्टरों से प्राप्त कर सकते हैं। तो कैंसर के बारे में आज रेडियो जागरण 90.4 FM भी अपने स्टूडियो में शाम को सीधे कैंसर मरीजों की समस्याएं और उनका कैंसर विशेषज्ञ लखनऊ से आ रहे डॉक्टरों से निदान विषय पर एक चर्चा प्रसारित करेगा और सीधे कैंसर के रोगी भी रेडियो जागरण 90.4 FM से जुड़ करके अपनी कैंसर से संबंधित जिज्ञासाओं का निदान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस बात को शाम को याद रखिए कि आपको शाम को रेडियो जागरण 90.4 FM सुनिए और आप विश्व कैंसर दिवस पर हमारा रेडियो का विशेष कार्यक्रम से लाभ उठाइए। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल।